wave which needs a medium in order to propagate. For example, wave on a string. इसमें अगेन फिर से मुझे बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप कुछ छोटे सिंपल से पॉइंट्स देख लेंगे। तो रिक्वायरमेंट्स क्या होती है एक मैकेनिकल वेव बनाने के लिए? इनिशियल एनर्जी इनपुट, यानी कि एक सोर्स तो होना चाहिए डिस्टर्ब होने के लिए या डिस्टर्बेंस क्रिएट करने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सोर्स क्या है, ये हाथ है, और आपने एक झटका दिया और ये पल्स जो है वो ट्रैवल किया है आगे। अ मीडियम कंटेनिंग एलिमेंट्स, some physical mechanism through which elements of the medium can influence one another। और जो मीडियम के कैरेक्टरिस्टिक हैं वो क्या रिक्वायरमेंट होने चाहिए भाई? मीडियम में इलास्टिसिटी होनी चाहिए, तभी तो वो पार्टिकल वापस आने की टेंडेंसी रखेगा। so that the particles can return to their mean position, so that characteristic of the medium which is required would be elasticity। दूसरा है inertia so that कि ये एनर्जी को स्टोर कर पाए और आगे खिसका पाए, so that it can store energy and transport it further। तो इस तरह के जो वेव्स होते हैं वो होते हैं मैकेनिकल वेव। अब बात कर लेते हैं दूसरे तरह की वेव्स को के बारे में, या फिर ऐसा कहें कि जैसे कि हम वेव्स को क्लासिफाई कर रहे थे दो सेपरेट सेगमेंट में बेस्ड ऑन कि उनको मीडियम की जरूरत है या नहीं। तो पहला टाइप कौन सा हो गया भाई अपना? मैकेनिकल वेव। दूसरा कौन सा हो गया? नॉन मैकेनिकल वेव। नॉन मैकेनिकल वेव की कहानी क्या है? A wave which does not need a medium in order to propagate। अब ये कैसे वेव्स होते हैं? जैसे कि लाइट एक वेव होता है, हमको पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। उसमें क्या होता है, क्या किस चीज का प्रोपोगेशन होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं और वेव का प्रोपोगेशन उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन होता है। यानी कि तीनों चीजें आपस में, वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन जो होता है वो आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है। अब ये कैसे बनता है, कैसे प्रोपोगेट होता है, इसके इक्वेशंस क्या होते हैं, स्पेसिफिकेशंस क्या होता है, कैसे एक बदलता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड एक बदलते हुए मैग्नेटिक फील्ड को जन्म देता है, एंड वाइस वर्सा, एक बदलता हुआ मैग्नेटिक फील्ड एक बदलते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड को जन्म देता है, और ये सब कुछ प्रोपोगेट होता है एक मीडियम में। तो ये जो पूरी कहानी है ये इतनी आसान है नहीं कि यहां मैं आपको क्लासिफिकेशन में ये सारी बातें बता पाऊं, लेकिन हमारा एक पर्टिकुलर चैप्टर रहा है जिसका नाम था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जहां पे हमने ये सारी बातें बहुत डिटेल में करी है कि कैसे ये प्रोपोगेशन होता है, क्या सोर्स होता है, कैसे ये डिस्टर्बेंस प्रोपोगेट करते, कैसे ये एनर्जी कैरी करते, कैसे ये मोमेंटम कैरी करते। तो ये सारी बातें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में हमने बहुत डिटेल में पढ़ चुके, लेकिन यहां पे हम सिर्फ एक क्लासिफिकेशन के सेंस में बात करेंगे। तो एग्जाम्पल क्या हो गया एक नॉन मैकेनिकल वेव का? उससे भी पहले एक क्वेश्चन और आना चाहिए कि नॉन मैकेनिकल वेव होते कैसे हैं? वो ऐसे वेव्स हैं जिन्हें की किसी भी मीडियम की कोई जरूरत नहीं है फॉर देयर प्रोपोगेशन। एग्जाम्पल हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर जनरेटेड बाय ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड। यही बात मैं आपसे कह रहा था कि इसको समझने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए, तो जब हम वो टॉपिक को रिवाइज करेंगे तो मैं ट्राई करूंगा कि मैं आपको फिर से उस पूरी जर्नी के थ्रू लेके जाऊं, लेकिन थोड़ी जल्दी में। तो अभी यहाँ पे सिर्फ ये बात करेंगे कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होते हैं ये ट्रैवल करते हैं किसमें? वैक्यूम में, एट द स्पीड ऑफ 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का वैक्यूम में यही स्पीड होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब एक और तरह का क्लासिफिकेशन होता है, जैसे कि हम बात करते हैं कि जो पार्टिकल्स हैं वो ऑसिलेट हो रहे हैं, ठीक है, या फिर वाइब्रेट हो रहे हैं, तो उनके वाइब्रेशन के बेसिस पे भी हम वेव्स को क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, तो पहला आता है ट्रांसवर्स वेव। तो अब कौन सी क्लासिफिकेशन है? पहले हमने जो क्लासिफिकेशन किया वेव्स का वो ऑन द बेसिस ऑफ नेसेसिटी ऑफ अ मीडियम था, यानी कि किसी वेव को आगे बढ़ने के लिए, किसी वेव को प्रोपोगेट करने के लिए क्या एक मीडियम की जरूरत है या नहीं है, उसके बेसिस पे हमने देखा कि वेव्स दो तरह की हो सकती है, मैकेनिकल वेव्स हो सकती है या नॉन मैकेनिकल वेव हो सकती है। अब हम बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन की, किसके बेसिस पे? बेस्ड ऑन वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल, यानी कि पार्टिकल का मूवमेंट कैसा होगा। तो पहला इसमें आता है ट्रांसवर्स वेव। देख लेते हैं ट्रांसवर्स वेव क्या होता है। The particle of the medium vibrates in a direction perpendicular to the direction of propagation of wave। अब एक सिंपल सा एग्जांपल आप ले लो कि वेव्स ऑन अ स्ट्रिंग। तो आपने एक स्ट्रिंग को, एक एंड को दीवार में चलो मान लो बांध दिया है, और दूसरे एंड को आपने अपने हाथ में लिया हुआ है, और आप एक प्रोपोगेशन, आपने एक पल्स क्रिएट किया। तो क्या हो रहा है, उसके जितने भी पार्टिकल है वो ऊपर नीचे जा रहे हैं, और वेव कैसे प्रोपोगेट कर रहा है? उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। ठीक है, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि किस तरह के वेव की बात की गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन जो है वो वेव का किधर है? अलोंग एक्स डायरेक्शन, जबकि जो पार्टिकल मोशन कर रहा है
वो किस डायरेक्शन में, प्लस और माइनस जेड, यानी कि ऑब्वियसली परपेंडिकुलर टू द प्रोपोगेशन ऑफ वेव। और यहाँ पे भी आप बहुत आसानी से देख सकते हैं कि किस तरह का मोशन हो रहा है पार्टिकल का। दूसरा कौन सा टाइप होता है जिसमें कि पार्टिकल का मोशन और वेव का प्रोपोगेशन सेम डायरेक्शन में है, और इस तरह के वेव्स को हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब एक साउंड वेव है जिसकी बात हम आगे भी करेंगे, और जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी है और जो एज अ टॉपिक भी हमें पढ़ना है। साउंड वेव्स थोड़ा आगे जाकर के इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे, जहाँ पे हमारा कॉम्प्रेशंस और रेयर फ्रैक्शंस होते हैं, और यहाँ पे प्रेशर वैरी करता है, डेंसिटी वैरी करता है, और इस तरह से प्रोपोगेशन होता है इस वेव का। लेकिन इस केस में होता क्या, अगर हम क्लासिफिकेशन पे आए तो इस केस में क्या होता है कि पार्टिकल्स ऑफ अ मीडियम वाइब्रेट इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। आप यहाँ पे बहुत क्लियरली देख सकते हैं कि पार्टिकल का मोशन भी एक्स डायरेक्शन में ही हो रहा है, और जो वेव का प्रोपोगेशन है वो भी एक्स डायरेक्शन में ही हो रहा है। तो इस तरह के वेव को हम क्या बोलते हैं, इस तरह के वेव्स को हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब आते हैं मुद्दे की बात पे, जो हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्या है, मोशन ऑफ अ प्लेन वेव। एक प्लेन वेव कैसा होता है, तो एक प्लेन वेव में क्या होता है कि ईच पार्टिकल इज एक्सिक्यूटिंग एसएचएम। तो जितने भी पार्टिकल हैं उनका हम अगर पोजीशन देखने की कोशिश करें तो वो सबके सब क्या होंगे, टाइम के फंक्शन होंगे, एंड द वेव इज प्रोपोगेटिंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो अगर आप अलग अलग पार्टिकल को देखेंगे अलग अलग पॉइंट्स पे, तो ये अपने आप में अलग अलग एसएचएम कर रहे होंगे, कोई ऊपर जा रहा होगा, कोई नीचे जा रहा होगा, कोई मीन पोजीशन पे होगा, और ये ऐसे बहुत सारे पार्टिकल है जो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऐसे जा रहे होंगे। यानी कि अगर मैं ऐसे सोचूं कि एक वेव का इक्वेशन कैसा दिखना चाहिए, तो वो फंक्शन दिखना चाहिए एक्स का और टी का, ठीक है, यानी कि पोजीशन का, क्योंकि अलग अलग पार्टिकल, और दूसरा क्या, दूसरा टाइम का, ठीक है। जैसे कि आप किसी भी एक पार्टिकल के बारे में सोचे, चलिए मान लेते हैं यहां वाले पार्टिकल के बारे में सोचते हैं, तो अभी आप सिर्फ इसे देखें, मैं चाहता हूं कि आप सिर्फ अभी इस पार्टिकल को ऑब्जर्व करें। तो देखिए क्या हो रहा है, ये पार्टिकल किसी टाइम पे ऊपर जा रहा है, किसी टाइम पे नीचे आ रहा है, किसी टाइम पे ऊपर जा रहा है, किसी और टाइम पे नीचे आ रहा है, और ऐसा ये एसएचएम कर रहा है। अब मैं बात करूं, चलो कोई और पार्टिकल ले लेते हैं, मान लेते हैं इस पार्टिकल की बात कर लें। अगर आप इस पार्टिकल की बात करेंगे तो इन दोनों का वैल्यू अलग अलग है एक्स का, राइट। तो ये खुद भी अपने आप में एसएचएम कर रहा है, लेकिन ये कभी और ऊपर जा रहा है, कभी और नीचे जा रहा है। यानी कि अगर मुझे इक्वेशन लिखना है जिसमें मैं सारे टाइप के पार्टिकल्स को एकोमोडेट कर पाऊं, इस वेव में जितने भी पार्टिकल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इस मीडियम में जितने भी पार्टिकल्स हैं, उन सब की बात करूं तो सबके सब एसएचएम कर रहे हैं, लेकिन सबके सब अपने टाइम से ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, अलग अलग। तो ये कहीं ना कहीं एक तरह का आप बोलो कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम, ठीक है। अब कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम के जैसे रिजल्ट्स आए थे, जैसे इक्वेशंस आए थे, जो कि हमने मेन क्लासेस में किए हैं, तो वहां से आपको ये समझ में आएगा कि कहीं ना कहीं वेव्स का भी इक्वेशन सिमिलर दिखना चाहिए, राइट। कि ऑब्वियसली अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग पार्टिकल ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, तो ये जो फंक्शन होगा, ये जो वेव का इक्वेशन होगा, ये दोनों चीजों पे डिपेंड करेगा कि किस पार्टिकल की बात कर रहे हो आप और किस टाइम पे बात कर रहे हो, राइट। तो इट इज गोइंग टू बी अ फंक्शन ऑफ बोथ एक्स एंड टी, यही बात मैं आपसे कह रहा था। तो वेव फंक्शन की अगर हम बात करते हैं तो एक बात तो हमें समझ में आ गई कि द फंक्शन दैट मैथमेटिकली रिप्रेजेंट्स द मोशन ऑफ अ ट्रैवलिंग वेव पल्स, वो कैसा दिखना चाहिए, इट शुड बी अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी। सो वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स प्लस और माइनस वी टी, जहां पे वी क्या है, वी है स्पीड ऑफ वेव, स्पीड ऑफ वेव। यहां पे दो बातें मैं आपको बहुत क्लियरली बता दूं कि दो चीजें होती है, एक होती है स्पीड ऑफ वेव, यानी कि स्पीड ऑफ वेव प्रोपोगेशन, वेव किस स्पीड से आगे बढ़ रही है। जैसे मैंने एक ऐसा पल्स बनाया, तो ऑफ कोर्स सारे पार्टिकल ऊपर नीचे जाएंगे, लेकिन एक स्पीड होगा जिससे कि ये पल्स आगे जाएगी, जिससे कि ये एनर्जी आगे जाएगा, जिससे कि ये मोमेंटम आगे जाएगा। समझ में आ रही बात। तो ये जो स्पीड होती है, ये होती है स्पीड ऑफ द वेव। अच्छा, पार्टिकल्स भी ऊपर नीचे कर रहे हैं तो उनकी भी अपनी स्पीड है, राइट। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं वीपी से, यानी कि स्पीड ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। और v अगर हमने लिख दिया तो v का मतलब क्या हुआ, स्पीड ऑफ द वेव। तो यहां पे क्या कहना है, इस एक्सप्रेशन का ये मतलब है कि ये ऐसा फंक्शन होगा जो इस तरह से दिखेगा, x प्लस और माइनस वी टी। समझ में आ गई बात। चलिए, और ये देखिए आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि v जो दिखा रहा है आपको यहाँ पे, वो दिखा रहा है स्पीड ऑफ वेव प्रोपोगेशन। वेव की क्या स्पीड है, वेव की क्या स्पीड है, और जो vp है
वो ये बताना चाह रहा है कि पार्टिकल की क्या स्पीड है। अब आप बोलेंगे सर इन दोनों के बीच में रिश्ता क्या होता है, इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप क्या है, एक अगर दिया हुआ तो दूसरा कैसे निकालें, ये सारी बातें करेंगे अभी, ठीक है। अभी बस मैं आपको जल्दी से इंट्रोड्यूस कर रहा हूं इस टॉपिक से, और चूंकि हम रिवाइज कर रहे हैं तो बहुत जल्दी उस बात पे भी पहुंच जाएंगे। चलिए, अगर आपको इतनी बातें समझ में आ गई, अगर आपको वेव फंक्शन समझ में आ रहा है, तो एक जल्दी से एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। हाँ, तो ये क्वेश्चन कहता है एट t इज इक्वल टू 0 transverse pulse in a wire is described by this function y is equal to 6x square plus 3 where x and y are in meters. Write the function y as a function of x and t that describes this pulse if it is traveling in the position that is positive x direction with a speed of 4.50 meters per second. ठीक है, ये positive x direction है। ओके, ये क्या है, positive x direction। कूल, हाँ, तो चलिए इसे सॉल्व करें फटाक से। कौन सा इक्वेशन उसको रिप्रेजेंट करेगा, कौन सा वेव फंक्शन? 30 सेकेंड, चलिए जल्दी से। सोचिए क्या इक्वेशन देखा था हमने। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो आपको ये समझना चाहिए कि जो इक्वेशन दिखने में आएगा वो कैसा होगा, वो कैसा होगा। यहां पे क्या दिया हुआ है, एट t इज इक्वल टू 0, यानी कि जब t की वैल्यू 0 है तो क्या हो रहा है, y को कैसे लिख सकते हैं हम, x कॉमा टी यानी x कॉमा 0। तो ये क्या आ गया अपना 6 डिवाइडेड बाई कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 3, करेक्ट है। अगर कोई वेव पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में चल रहा है तो किसी भी गिवन टाइम टी पे क्या हम उसका फंक्शन ऐसे लिख सकते हैं, वाई एक्स कॉमा टी, लिख सकते हैं क्या? ठीक है, यानी कि इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है, वाई ऑफ एक्स माइनस वी टी कॉमा 0, राइट, करेक्ट। पूरी की पूरी कहानी वेव्स वाली है, राइट, इक्वेशन वाली, वेव इक्वेशन पे बेस्ड। अब हम क्या करेंगे, x की जगह पे क्या लिख दिया, x माइनस वी टी, तो क्या मिल जाएगा हमको, दिस विल बी इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या मिलेगा, x माइनस वी टी का स्क्वायर प्लस 3, यही मिलेगा। और यही तो फंक्शन है x और t में, करेक्ट। v की जगह पे उसका वैल्यू डाल देंगे, इन टर्म्स ऑफ v लिखना था ना हमें, राइट। तो y एज अ फंक्शन ऑफ x कॉमा t is going to be equal to 6 divided by x minus 4.5t whole squared plus 3, यही होगा एक्सप्रेशन, राइट। और इसको ऐसे आप ब्रैकेट में डाल दीजिए, है ना। देखिए कितना सिंपल था ना, इतना आसान, राइट। और यही हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है, यही हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन मैच कर गया यार, ऑप्शन बी इज द करेक्ट चॉइस। अब देखिए, अब इस पॉइंट पे आके आप मेरे से स्पून फीडिंग की बिल्कुल भी अपेक्षा आकांक्षा ना रखें। यहां हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बहुत जल्दी से जो डायरेक्ट स्टेप्स है वो, और चूंकि मैं आपको ये बातें बहुत बार दोहरा चुका हूं कि आप जब भी ऐसे सेशंस में आए, जब भी आप रिविजन करने आए, तो आप किसी भी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से एटलीस्ट थ्योरी वाली पार्ट पूरी अच्छे से पढ़ के, क्योंकि यहाँ पे उतना वक्त है नहीं जहां पे मैं आपको पूरे वेव इक्वेशन में जा करके एक एक टर्म का मतलब समझाऊं, वो डिराइव करके दिखाऊं कि ऐसा फंक्शन आता है और ऐसा ही आना चाहिए। ये सारी बातें हम अपने मेन सेशंस में बहुत बार कर चुके हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस भी कर चुके हैं। यहाँ पे सिर्फ आइडिया है उस कॉन्सेप्ट को सब जल्दी से रिवाइज करते हुए उस पे बेस्ड क्वेश्चंस को अप्लाई करना, उस कॉन्सेप्ट को जल्दी से अप्लाई करना सीखना और आगे बढ़ना। अब आते हैं हम इक्वेशन पे, जिसको हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ अ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। तो भाई ये प्लेन प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन कैसा दिखता है, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5, ठीक है। ओमेगा का वैल्यू क्या है 2 पाई एफ, के क्या होता है 2 पाई बाई लैम्डा, एफ इज इक्वल टू 1 बाई टी,
लैम्डा बाई टी इज इक्वल टू बी, ये सारे रिलेशन आपको पता होने चाहिए और ये इक्वेशन भी पता होना चाहिए। के को क्या बोलते हैं भाई? एंगुलर वेव नंबर या फिर प्रोपोगेशन कांस्टेंट, ठीक है। और ये होता क्या है? द नंबर ऑफ वेवलेंथ्स पर यूनिट डिस्टेंस इज आल्सो नोन एज, इट इज आल्सो नोन एज स्पेशियल फ्रीक्वेंसी, इट इज आल्सो नोन एज स्पेशियल फ्रीक्वेंसी, ठीक है, स्पेशियल फ्रीक्वेंसी। समझ में आ गई बात? ओके अब आते हैं कि एक प्लेन प्रोग्रेसिव वेव का, आपने ये इक्वेशन तो जनरल इक्वेशन है, लेकिन इसको कई फॉर्म्स में आप लिख सकते हो, कई तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि अभी अभी हमने ये सारे रिलेशंस देखे ना। तो मान लीजिए कि फाई का वैल्यू अगर 0 है तो हम कैसे लिख पाएंगे इसको? ऐसे लिख देंगे y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है। और एक चीज का और ध्यान रखेंगे कि ये एक्सप्रेशन जो है वो हमें एक प्लेन प्रोग्रेसिव वेव दिखा रहा है जो कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। वो कैसे पता करेंगे? वो यहां से देख के पता करेंगे कि जो साइन है, यानी कि ये ओमेगा टी का साइन और के एक्स का साइन, ओमेगा टी और के एक्स, अगर ये दोनों कैसे हैं? सेम साइन के, तो ये किधर हो गया? नेगेटिव डायरेक्शन। अगर ओमेगा टी और के एक्स कैसे हैं? ऑपोजिट साइन के, तो ये किधर हो गया? पॉजिटिव डायरेक्शन। यानी कि अगर आप यहां पे देखेंगे तो ओमेगा टी माइनस के एक्स, यानी कि दोनों ऑपोजिट साइन के, यानी कि ये वेव किस तरफ बढ़ रहा होगा? ये वेव प्रोपोगेट कर रहा होगा पॉजिटिव डायरेक्शन में। और पॉजिटिव कौन से डायरेक्शन में? एक्स डायरेक्शन में। यहां पे देख के आपको समझ में आएगा कौन से डायरेक्शन की बात हो रही है, किसके अलोंग, ओके। और अगर ये सेम साइन के होते, मान लीजिए यहां लिखा होता माइनस, क्योंकि कुछ भी आगे पीछे आ सकता है, ऐसा भी लिख सकते हैं कि एक्स माइनस ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है। तो ये सब कुछ आपको समझ में आना चाहिए। अच्छा, अब आप एक एक चीज को बदलते जाएंगे, ओमेगा का वैल्यू एफ के टर्म्स में लिख दिया, करेक्ट, तो फिर से ये इक्वेशन अलग हो जाएगा। टी को कॉमन ले लिया तो अलग हो जाएगा। तो मैं आपको सारे फॉर्म्स दिखा देता हूं, क्योंकि कोई भी फॉर्म आपको पूछा जा सकता है। अब कौन सा फॉर्म हमें यूज करना चाहिए या कौन सा फॉर्म यूज होगा, ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। यानी कि आपको एक बेसिक फॉर्मूला याद रखना है और इसमें से कोई भी कन्वर्शन हो आप आराम से कर सकते हैं। देखिए ओमेगा का वैल्यू अगर आपने यहां पे लिख दिया 2 पाई एफ और के का वैल्यू लिख दिया 2 पाई बाई लैम्डा, ठीक है। तो आप सब्स्टिट्यूट करते चले जाएंगे, एफ इज इक्वल टू 1 बाई टी, एक और फॉर्म आ जाएगा। फिर से क्या किया हमने? लैम्डा को कॉमन लिया, फिर कभी टी को कॉमन लिया, ऐसे करके अलग 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 सारे फॉर्म्स हमें याद होने चाहिए। अब ऐसा भी नहीं है कि आपको ये सब कुछ रट्टा मारना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। हमें सिर्फ एक स्टैंडर्ड इक्वेशन याद रखनी है और ये सारे रिलेशन तो हमें पता ही होते हैं। तो जिस फॉर्म में भी क्वेश्चन में पूछा गया हो, हम उसे आराम से उस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, हम उस फॉर्मूले में एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको सीखने आना चाहिए। मैं आपको 30 सेकेंड देना चाहूंगा ताकि आप ये सब कुछ नोट डाउन कर लें, आपके फॉर्मूले शीट में आप सारे एक एक फॉर्मूला लिख लें और ये भी लिख लें कि कैसे कन्वर्ट करना है। और प्रोबेबली जब क्लास खत्म होगी तब आप एक काम करेंगे कि आप खुद से ये सारे फॉर्म लाने की कोशिश करेंगे। बहुत ही आसान है, एक सिंपल सा सब्स्टिट्यूशन है और कुछ ज्यादा इसमें है नहीं, ठीक है। समझ में आ गई बात? यहां से यहां कैसे आएंगे भाई? ओमेगा को लिख देंगे 2 पाई एफ 2 पाई, और इसको के को लिख दिया 2 पाई बाई लैम्डा, 2 पाई को कॉमन ले लिया तो ये आ गया। देखिए कितना आसान है, करेक्ट। ये करते चले जाएंगे ना। फिर एफ को लिख दिया 1 बाई टी। समझ में आ रही बात? और ये करते चले जाएंगे हम, बहुत आसान है। आप सारे फॉर्म्स बहुत आसानी से ऑब्टेन कर सकते हैं, बट आपको ये सारे फॉर्म्स पता होने चाहिए कि इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, करेक्ट। ताकि आपको कोई सा भी इक्वेशन दिया हो आप इजीली उसको मैनिपुलेट करके किसी भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देंगे और टर्म्स कंपेयर कर लेंगे। कभी वो टर्म्स के ही बेसिस पे क्वेश्चंस बना देते हैं। इसलिए आपको सारे तरह के फॉर्म्स जानने जरूरी हैं जिससे कि आप एक वेव को रिप्रेजेंट कर पाए, ठीक है। चलिए 10 सेकेंड और जल्दी से लिख लीजिए। ठीक है, चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। इस क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कहता है अ वेव ट्रैवलिंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन हैविंग डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई डायरेक्शन एज 2 मीटर्स, वेवलेंथ है पाई मीटर एंड फ्रीक्वेंसी है 2 बाई पाई हर्ट्ज, इज रिप्रेजेंटेड बाई।
ये सारी इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है। इस वेव का कौन सा इक्वेशन सही होगा? शुरू हो जाइए। देखिए, अगर आप इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखें तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि दो ऑप्शन तो डेफिनेटली एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, राइट? ओके, अभी मैं आपको बता रहा था कि कैसे आप डिसाइड करेंगे कि कौन सी वेव पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है, कौन सी वेव नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है। तो आप देखते ही एक अंदाजा तो इसका लगा सकते हैं। तो इससे आपके दो ऑप्शंस तो सीधे सीधे एलिमिनेट हो जाएंगे। बाकी की कहानी का क्या करें? वेवलेंथ दिया हुआ है भाई, हम जानते हैं एक जनरल इक्वेशन कैसा होना चाहिए प्लेन प्रोग्रेसिव वेव का, y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ऐसा ही दिखना चाहिए। करेक्ट। k का वैल्यू क्या है? 2 पाई बाई लैम्डा। लैम्डा में कितना दिया हुआ है? पाई, यानी कि k का वैल्यू आ गया 2 पाई बाई पाई। कितना आ गया? ओमेगा क्या होता है? 2 पाई एफ। इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी दी हुई ना, ये कितना आ गया? क्या मिल गया हमें? 4। करेक्ट। और a कितना है? डायरेक्शन हैविंग डिस्प्लेसमेंट अलोंग y डायरेक्शन, यही तो एम्पलीट्यूड होता है ना। a कितना है भाई? 2। अब आपके पास तो सब कुछ है, अब आपको क्या चाहिए? तो क्या लिख देंगे? y इज इक्वल टू 2 साइन ओमेगा का वैल्यू कितना है? 4t माइनस 2x, ओमेगा टी माइनस के एक्स, या फिर के एक्स माइनस ओमेगा टी, सॉरी ऐसे भी लिख सकते हैं, के एक्स माइनस ओमेगा टी, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में के एक्स, इसको भी सही कर लेते हैं हम। क्या लिख सकते हैं? के एक्स माइनस ओमेगा टी, के एक्स माइनस ओमेगा टी। अब वैल्यूज डाल देते हैं। के की वैल्यू क्या आ गई अपने पास? के की वैल्यू आ गई 2 और ओमेगा की वैल्यू क्या आ गई? 4। ठीक है, ओके, 2x माइनस 4। ठीक है, समझ में आ गई बात? ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, यहाँ पे सब्सिट्यूट किया हमने वैल्यू, और क्या ऑप्शन आ गया करेक्ट? ऑप्शन ए आ गया अपना करेक्ट ऑप्शन। तो यही बात मैं आपसे बोल रहा था कि जो दोनों के साइंस हैं वो डेफिनेटली अलग होने चाहिए। तो यानी कि दो ही ऑप्शन अपने पास हो सकता था, या तो ऑप्शन बी करेक्ट होता या ए करेक्ट होता, ये दोनों के होने के कोई चांस ही नहीं थे। करेक्ट। और उसमें से भी जब हमने वैल्यूज फाइंड आउट किए तो देखा कि अच्छा पाई तो कैंसिल हो जा रहा है, तो फिर ऑब्वियसली ऑप्शन ए ही सही होना चाहिए। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है इक्वेशन ऑफ अ प्रोग्रेसिव वेव इज गिवन बाय y इज इक्वल टू 4 साइन, ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, and y and x are in centimeters, t is in second, which of the following is correct? जो मैं आपसे बोल रहा था कि इक्वेशन दे देगा, आपको उस फॉर्म में लिखना हो जाएगा, और जब आप उस फॉर्म में लिखेंगे तभी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये सारे पैरामीटर्स कितने कितने, क्या क्या वैल्यू है उसमें। करेक्ट। हो गया? ठीक है, क्या इक्वेशन दिया हुआ है? अगर मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख दूं इसके सामने, तो मेरे ख्याल से आप सीधा कंपेयर करके एक एक चीज लिख देंगे। क्या लिख सकते हैं? स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख देता हूं मैं इसी फॉर्म में, y इक्वल्स टू ए साइन 2 पाई टी बाई टी माइनस एक्स बाई लैम्डा प्लस 5, यही था ना? ठीक है, कंपेयर कर लीजिए, कंपेयर करते चले जाइए, एक एक 1 to 1 कंपैरिजन कर लीजिए यार। ए का वैल्यू क्या आ गया?
4, कैपिटल टी का वैल्यू क्या आ गया 10, और क्या है लैम्डा का वैल्यू क्या आ गया देखिए देखिए 18, और क्या है फाई का वैल्यू क्या आ गया पाई/6। और भी कुछ चाहिए? समझ में आ गई बात? तो आप सीधे सीधे कंपेयर करके जैसे ही आपने उस फॉर्म में लिख दिया, आप सीधे सीधे सारे वैल्यूज निकाल सकते हो। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। अब बात करते हैं फेज कांस्टेंट की, ठीक है। अब ये भी कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपने देखी नहीं हुई है। मान लेते हैं कि अगर हमारा फेज कांस्टेंट का वैल्यू दैट इज फाई का वैल्यू 0 है, तो हमारी जो वेव है वो ऐसी दिखेगी। पॉजिटिव इनिशियल फेज कांस्टेंट का मतलब ये होता है कि साइन कर्व स्टार्ट्स फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन, ठीक है। साइन कर्व कहां से स्टार्ट होगा? फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन। इक्वेशन कैसा दिखेगा? a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। नेगेटिव इनिशियल फेज कांस्टेंट का क्या मतलब होता है कि साइन कर्व विल स्टार्ट फ्रॉम राइट ऑफ द ओरिजिन। अब देख लीजिए, साइन कर्व विल स्टार्ट फ्रॉम राइट ऑफ द ओरिजिन, करेक्ट। और वो कैसा दिखेगा? a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस फाइव। अब अगर हम दो अलग अलग वेव्स को देख रहे हैं और उन दोनों के बीच कुछ फेज का डिफरेंस है, तो तीन तरह के डिफरेंस बेसिकली हम बात करेंगे। एक तो फेज का डिफरेंस हो सकता है, दूसरा पाथ का डिफरेंस हो सकता है, तीसरा टाइम का डिफरेंस हो सकता है। तो फेज डिफरेंस यानी कि डेल्टा फाई को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं या कैसे लिखते हैं? 2π/λ टाइम्स पाथ डिफरेंस, ठीक है। और अगर हम देखें वेरिएशन ऑफ फेज विथ टाइम, तो फिर से फेज डिफरेंस यानी कि डेल्टा फाई को लिखा जा सकता है 2π/t टाइम्स टाइम डिफरेंस यानी कि डेल्टा टी। तो ये दोनों चीज फिर से हम ध्यान रख लेंगे, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, ओके। रह जाएगा याद, है ना? क्या बोला मैंने? फेज डिफरेंस इज 2π/λ टाइम्स पाथ डिफरेंस, और फेज डिफरेंस इज 2π/t टाइम्स टाइम डिफरेंस। चलिए इस क्वेश्चन पे आते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन? टू साउंड वेव्स हैविंग अ फेज डिफरेंस ऑफ 60 डिग्रीज हैव पाथ डिफरेंस ऑफ। फेज डिफरेंस दे दिया 60 डिग्री, तो पाथ डिफरेंस कितना होगा? अभी अभी हमने देखा है रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस, जल्दी से निकालिए, कम ऑन। चलिए कर लेते हैं इसको सॉल्व। कितना है भाई? हमने देखा है पाथ डिफरेंस अगर हमें निकालना है तो थीटा का वैल्यू हमें दिया हुआ है कितना? 60 डिग्री, राइट। थीटा का वैल्यू दिया हुआ है कितना? 60 डिग्री, यानी कि ये हो गया कितना? π/3 इन टर्म्स ऑफ रेडियंस, यही ना। और हमें पता है डेल्टा एक्स को लिख सकते हैं हम, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू λ/2π टाइम्स π/3। कितना आ गया ये? λ/6। कहानी खत्म, यही करना था। कौन सा ऑप्शन आ गया करेक्ट? ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट चॉइस। अब बात करते हैं स्पीड ऑफ अ साइनोसाइडल वेव। हमें डिस्प्लेसमेंट का तो पता है। अच्छा, ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये किसका है भाई? ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल है। जी हाँ, ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। तो क्या लिख सकते हैं? v को, v विल बी डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, लिख सकते हैं। अब अगर हम इस पे थोड़ा सा समझने की कोशिश करें और थोड़ा सा डेरिवेशन के अंदर जाएं कि कैसे आप v निकाल पाओगे, तो आप इसको कांस्टेंट ट्रीट कर लो, फिर उसके बाद डिफरेंशिएट करो, ये सारी कहानी करो। अगर मेरे से आप एक लाइन में पूछो कि यार स्पीड ऑफ द वेव क्या होगा, तो मैं आपसे सीधा बोलूंगा स्पीड ऑफ द वेव इज गोइंग टू बी जो भी कोएफिशिएंट हो टाइम का, कोएफिशिएंट ऑफ टाइम डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। कोएफिशिएंट ऑफ टाइम डिवाइडेड बाय क्या? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। क्या बोला मैंने? मैंने बोला कि एक तो डेरिवेशन वाला मेथड है कि चलो ठीक है, आपने डिराइव करा, आपने निकाल लिया। दूसरी बात, अगर मैं आपसे पूछ दूं कि एक इक्वेशन है और इस इक्वेशन में मुझे स्पीड ऑफ द वेव का फॉर्मूला बता दो, तो मैं सीधा बोलूंगा भाई कोएफिशिएंट ऑफ टाइम क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ टाइम ओमेगा।
और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, के। तो आप क्या करो, कोएफिशिएंट ऑफ टाइम डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स कर दो, वो आपको स्पीड दे देगा। समझ में आ रही बात, समझ में आ रही बात, ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर हम किसी एक पार्टिकल के स्पीड की बात करें, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, ना कि स्पीड की वेलोसिटी, बट वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, तो क्या करना पड़ेगा, हमें पार्शियली डिफरेंशिएट करना पड़ेगा एक्स कांस्टेंट रखते हुए, क्योंकि अब तो आपने पार्टिकल को कर दिया फिक्स कि अब मैं इसी पार्टिकल को देखूंगा और इसकी स्पीड क्या है। तो भाई वो पार्टिकल भी तो यही फॉलो कर रहा होगा ना। लेकिन अब चूंकि हम एक पार्टिकल की बात कर रहे हैं तो हमें पार्शियली डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। जब हम उसे पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं तो ये एक्सप्रेशन आता है ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, और ये हमने देखा है ना, ये तो था स्पीड ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन है, था ना। एक्सेलरेशन का भी यही एक्सप्रेशन आया था, याद आ गया कुछ? अरे यार एसएचएम में सब कुछ देखा हुआ है ना, ये सारे एक्सप्रेशंस तो देखे हुए हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन में, सब कुछ देखा हुआ है ना। स्पीड ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम, रिवीजन में भी ये सारे इक्वेशंस में लेके आया था, आपको दिखा चुका हूं, राइट। ठीक है, चलिए अब और डिस्कस नहीं करेंगे इसके बारे में। अब क्या होगा कि भाई पार्टिकल की स्पीड और वेव की स्पीड के बीच में क्या रिलेशन होता है, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि पार्टिकल की स्पीड होती है भैया नेगेटिव ऑफ वेव की स्पीड, नेगेटिव ऑफ वेव की स्पीड टाइम्स स्लोप ऑफ वेव कर्व, टाइम्स क्या, स्लोप ऑफ वेव कर्व, यानी कि डेल वाई बाई डेल एक्स। अगर आपने वाई और एक्स में ऐसे रिप्रेजेंट किया है तो ये जो रिलेशन है दैट विल बी अ रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एंड वेलोसिटी ऑफ द वेव। अब मैं आपको इसका डेरिवेशन भी दिखा देता हूं ताकि आप कुछ रिकॉल कर लें। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे हमने रिलेट किया है किसको, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ द वेव। लेकिन हमें याद रखने की क्या जरूरत है, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज नेगेटिव ऑफ वेव वेलोसिटी टाइम स्लोप ऑफ द वेव कर्व। वेव कर्व क्या होता है, जब आप y वर्सेस x को प्लॉट करते हो और वहां पे आप रिप्रेजेंट करते हो पार्टिकल्स को, ऑल राइट। अब इसी को इफ यू डिग इन फर्दर, अगर मैं वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल की बात करूं तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा। आप सोचो खुद ही कि अगर आपने डेल वाई बाई डेल एक्स निकाला तो आपको क्या मिलेगा। देखो अगर आपने डेल वाई बाई डेल एक्स निकाला तो आपको ये मिलेगा, फिर एक बार और डिफरेंशिएट किया पार्शियली एक्स के रिस्पेक्ट में तो आपको ये मिलेगा। और अगर आपने देखा कि ये किसके बराबर आ गया, 1/v² डेल स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर, जो कि एक्सेलरेशन था, इसके बराबर था, राइट। तो ये हमें देता है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ अ वेव या फिर जनरल इक्वेशन ऑफ अ वेव। अब मान लीजिए कोई भी एक्सप्रेशन हमें दी हुई है, कोई भी इक्वेशन दी हुई है, तो क्या वो वेव है या नहीं है, वो हम कैसे पता करेंगे। तो इस सारी डेरिवेशन में जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है हमें जनरल वेव इक्वेशन समझना। क्या है जनरल वेव इक्वेशन, डेल स्क्वायर वाई बाई डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर डेल स्क्वायर वाई बाई डेल एक्स स्क्वायर। अगर कोई इक्वेशन, अगर कोई भी इक्वेशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन को या पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, ध्यान दीजिएगा, अगर कोई भी इक्वेशन इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है तो वो एक वेव की इक्वेशन होगी, और लीनियर वेव की इक्वेशन की बात करें ऑब्वियसली, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल कर लेते हैं, समझ में आ जाएगा। क्या है इस क्वेश्चन में, अ ट्रांसवर्स वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस एक्सप्रेशन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ द वेवलेंथ इज द वेव वेलोसिटी इक्वल टू द मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी। करिए जल्दी करिए, अभी अभी हमने देखा ना रिलेशनशिप, तो बनना चाहिए। अब तो ऐसे क्वेश्चंस आपसे 100% बनने चाहिए। क्या दिया हुआ है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ वेवलेंथ v किसके बराबर हो रहा है, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, राइट। सोचिए क्या हो रहा होगा, ये सिचुएशन है। अब वेव की वेलोसिटी अगर मैं यहीं से चल लूं, इसको क्या लिख सकते थे, कोएफिशिएंट ऑफ
t डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x। याद आया कुछ? अगर मैं इसी में सब्स्टिट्यूट करते चलो, देखिए मैं बस एक पिक्टोरियली आपको रिप्रेजेंट करके दिखा रहा हूँ, देखिए कितनी आसानी से आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा 2/4, किसके बराबर आ गया? ये 0.5 के बराबर आ गया, करेक्ट। ओके, तो ये किसके बराबर है भाई? 0.5 मीटर्स पर सेकेंड। अब वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल क्या होगी? वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल क्या लिखते थे हम? डेल वाई बाई डेल टी, यही लिखते थे ना, डेल वाई बाई डेल टी, कीपिंग एक्स एज कांस्टेंट। क्या मिलेगा आपको? ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। अगर हमने एक सिंपल सा एक्सप्रेशन ले लिया y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, करेक्ट, तो हमको क्या मिला था? ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। और मैक्सिमम क्या होगा? इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा? मैक्सिमम वैल्यू ये किसके बराबर है? वीपी के वैल्यू। और इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा भाई? ए ओमेगा, यही तो होता था। याद आया कुछ? तो क्या लिख सकते हैं हम? दिस इज इक्वल टू, अगर मैं यहां से जाऊं तो पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी क्या हो सकती है? तो वापस से घूम के हमें एसएचएम पे ही आना पड़ गया ना। तो एसएचएम में पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होती थी? ए ओमेगा, ये होती थी, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, यहां से ओमेगा ओमेगा तो चला गया, हमें तो या फिर वो वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, करेक्ट। ए का वैल्यू तो हमें पता ही है। यहां से आपको सिर्फ के को लिखना है लैम्डा के टर्म्स में। यहाँ पे 1/k है तो क्या लिख सकते हैं? 1 या फिर लैम्डा बाई 2 पाई, ऐसे लिख दो, लैम्डा बाई 2 पाई इज इक्वल टू ए के बराबर यानी कि 3 के बराबर, तो लैम्डा कितना आ गया? 6 पाई। कितना आसान था, है ना? समझ में आ रही बात? लैम्डा का वैल्यू कितना आ जाएगा? 6 पाई। और कौन सा ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट? ऑप्शन बी, जी हाँ, ऑप्शन बी है करेक्ट। अब बात करते हैं स्पीड ऑफ अ ट्रांसवर्स पल्स ऑन अ स्ट्रिंग किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। ओके, तो स्पीड जो है वो डिपेंड करेगी टेंशन ऑफ द वाइब्रेटिंग सोर्स, टेंशन पे, और डिपेंड करेगी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो ये दो प्रॉपर्टीज पे बेसिकली डिपेंड करेगी, एक इलास्टिक प्रॉपर्टी, दूसरी इनर्शिया प्रॉपर्टी। तो v इज इक्वल टू रूट ओवर टी अपॉन म्यू, और t रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे इलास्टिक प्रॉपर्टी और म्यू रिप्रेजेंट कर रही है कैसी? इनर्शियल प्रॉपर्टी। देखिए इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन बोलता है स्ट्रिंग ऑफ 5.5 मीटर्स इन लेंथ हैज अ मास ऑफ 0.035 किलोग्राम. If the tension in the string is 77 newtons, then the speed of the wave on the string is. करिए, सॉल्व करें। देखिए मेरा ज्यादा काम है नहीं, ज्यादा काम तो आपका है, आपको ये जल्दी से जल्दी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ओके, बन गया, सब कुछ दे रखा है। अभी हमने बात की थी स्पीड ऑफ अ वेव ऑन द स्ट्रिंग किस किस चीज पे डिपेंड करती है। टी दे रखा है, एल दे रखा है, एम दे रखा है। सबसे पहले या तो आप ऐसे म्यू निकाल लीजिए विच इज मास पर यूनिट लेंथ, और फिर इसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए कौन से फॉर्मूला में, v इज इक्वल टू रूट ओवर टी अपॉन म्यू, या फिर म्यू की वैल्यू ही डायरेक्ट डाल दीजिए, वो भी कर सकते हैं। रूट ओवर म्यू को लिख सकते हैं m बाई एल, तो यहाँ l आ जाएगा, यहाँ पे m आ जाएगा। सब्स्टिट्यूट कीजिए जो भी करेंगे, v का वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा? 110 मीटर्स पर सेकेंड। ऑलराइट, और यही हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। कितना सिंपल है यार, पुट द वैल्यू गेट द आंसर, कितना इजी और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। कौन सा ऑप्शन हो गया करेक्ट? ऑप्शन सी, जो कि है राइट चॉइस। अब बात कर लेते हैं एनर्जी की, किसकी? एनर्जी की, और उसके एक्सप्रेशंस देख लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी को इस एक्सप्रेशन से रिप्रेजेंट करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी का ये रहा, ठीक है। अब टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या हो जाएगी भाई? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, वो भी कोई कहने वाली बात है। तो जल्दी जल्दी से एक्सप्रेशंस को आप लिखते चले जाएंगे। ओके, जल्दी से नोट कर लीजिए।
ये सारे एक्सप्रेशंस, ये सारे डेरिवेशंस हम अपने मेन सेशन में कर चुके हैं। यहाँ पे सिर्फ मेरा ये काम है कि मैं आपको वापस एक्सपोज करूँ इन एक्सप्रेशंस पे और जल्दी से क्वेश्चन करें। हो गया काम, देख लिया। अब एवरेज पावर की बात कर लें। एवरेज पावर क्या होगा? टोटल एनर्जी डिवाइड बाय टोटल टाइम, या फिर डीई बाई dt। एवरेज निकालना है, ऐसे कर देंगे। ये क्या हो गया भाई? पी एवरेज। तो चूंकि एनर्जी तो दो तरह की है, काइनेटिक और पोटेंशियल, ये दोनों फॉर्म में, तो क्या लिख सकते हैं हम इसको? dk बाई dt का एवरेज प्लस du बाई dt का एवरेज। समझ में आ रही बात? अब इन दोनों का जब एवरेज निकालेंगे तो फाइनली जो हमारा लास्ट वाला एक्सप्रेशन आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका फॉर्मूला हमें याद रखना है। पी एवरेज इसके बराबर हो जाता है 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर म्यू वी ए स्क्वायर। फॉर्मूला याद रहना चाहिए, ठीक है? डेरिवेशंस तो खैर है ही, तो याद रहना चाहिए एक्सप्रेशन। ओके, एफ जहां पे फ्रीक्वेंसी है, म्यू आपको पता ही है, वी आपको पता ही है, आपको पता ही, सब पता है, राइट? ठीक है, एवरेज पावर का एक्सप्रेशन ध्यान रखेंगे, और इन जितने भी ये सारे इंपॉर्टेंट रिलेशन है सबको अपने फॉर्मूला शीट में डालते हुए चले जाएंगे। अगली बात एनर्जी डेंसिटी की कर लेते हैं। ठीक है, एनर्जी डेंसिटी में क्या करेंगे? डिफरेंशिएट तो करेंगे, और बट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो आपको क्या मिलेगा? एनर्जी डेंसिटी हाफ म्यू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, अलग अलग से भी कर सकते हैं। डी यू बाई डी एक्स निकाला ये आया, डी के बाई डी एक्स निकाला ये आया। अगर आप देखेंगे तो दोनों वैल्यू सेम ही है, राइट? तो 2 टाइम्स ऑफ दैट, सो ऑब्वियसली हाफ म्यू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। अब बात करते हैं इंटेंसिटी की। किसकी? इंटेंसिटी की। क्या होता है भैया इंटेंसिटी? इंटेंसिटी होता है द एवरेज अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्लोइंग इन अ मीडियम पर यूनिट टाइम एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, एवरेज अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्लो इन अ मीडियम पर यूनिट टाइम एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया। ओके, तो हमने प्री एवरेज से ही शुरू करना है। पी एवरेज का फॉर्मूला हमने देखा था 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर। ये भी उसी का एक तरीका है लिखने का, राइट? क्योंकि अगर आप ये लिखें मास पर यूनिट लेंथ को क्या लिख सकते हैं? डेंसिटी टाइम्स एरिया लिख सकते हैं ना? ठीक है, तो अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं एस से तो हमको क्या मिल जाएगा? इंटेंसिटी। और सबसे जरूरी चीज क्या है देखने में? इंटेंसिटी जो है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड, एंड इंटेंसिटी इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द फ्रीक्वेंसी। समझ में आ रही बात? अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखेंगे, आई इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर रो वी ए स्क्वायर, तो यहाँ पे इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, गिवन दैट ऑल द थिंग्स आर कांस्टेंट, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। गिवन दैट ऑल ऑफ द थिंग्स आर कांस्टेंट, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द फ्रीक्वेंसी एज। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन कहता है द एम्पलीट्यूड ऑफ अ वेव इज डबल्ड एंड द फ्रीक्वेंसी इज रिड्यूस्ड टू 1/4, the intensity of the wave at the same point will be। क्या होगा इंटेंसिटी का? अब ये हमने देखा था कि इंटेंसिटी इज डिपेंडिंग अपॉन एम्पलीट्यूड एज वेल एज फ्रीक्वेंसी। अब दोनों ही चीजें बदली हैं, तो क्या होगा बताइए? करिए, सॉल्व करिए। I'll give you 10 more seconds। चलिए करिए, सोचिए कैसे होगा, क्या होगा? ऑप्शन ए सेज इंक्रीजेस टू डबल, ऑप्शन बी कहता है इंक्रीजेस टू 4 टाइम्स, ऑप्शन सी कहता है डिक्रीज होगा, डिक्रीजेस टू हाफ, और ऑप्शन डी कहता है डिक्रीजेस टू 1/4। ठीक है, मान लेते हैं कि शुरुआत में एम्पलीट्यूड था A1 और फ्रीक्वेंसी क्या था?
f1, बाद में हो गया क्या a2 और फ्रीक्वेंसी क्या हो गया f2। तो a2 और f2 कैसे रिलेटेड है a1 और f1 से? a2 को दिया गया है कि a2 जो है वो है 2 टाइम्स ऑफ a1 और f2 जो है दैट इज f1/4। इतनी बात समझ में आ रही है? तो इतनी बात जब हमको समझ में आ रही है तो हमें यह भी पता है कि जो इंटेंसिटी है वो प्रोपोर्शनल है a स्क्वायर के और f स्क्वायर के भी। यानी कि क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कि चलो पहली बार इंटेंसिटी था I1 और बाद में हो गया I2, लिख सकते हैं ऐसा? तो I1/I2 अब डायरेक्ट लिख लेते हैं यार, I1/I2 इज गोइंग टू बी इक्वल टू A1/A2 का होल स्क्वायर टाइम्स F1/F2 का टाइम्स F1/F2 का भी होल स्क्वायर। करेक्ट। अब यहाँ पे बस आपको वैल्यूज ही सब्स्टिट्यूट करने हैं। I2 का वैल्यू क्या मिल जाएगा आपको? I2 इज इक्वल टू I1/4, यानी कि इंटेंसिटी कम हो गई। क्या हुआ? इंटेंसिटी डिक्रीजेस बाय व्हाट वैल्यू? बाय 4 टाइम्स। बाय व्हाट वैल्यू? बाय 4 टाइम्स। करेक्ट। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट? जी हाँ, ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, अब आगे की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। क्या है? द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ वेव। क्या होता है ये सुपरपोजिशन? व्हेन 2 और मोर वेव्स क्रॉस एट अ पॉइंट, the displacement at that point is equal to the vector sum of the displacements of individual waves. अब सोचो एक पार्टिकल किसी वेव के इन्फ्लुएंस में आता है तो उसकी वजह से वो अपना SHM करना शुरू करता है, उसको एनर्जी मिलती है, ऑब्वियसली मोमेंटम मिलता है, तो वो SHM करना शुरू करता है। अब एक और वेव है, वो भी आया, तो इन दोनों वेव का जो कंबाइंड इफेक्ट होगा वो हम देखेंगे। और जब उस पार्टिकल का मोशन को हम एनालाइज करते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि इट इज अ वेक्टर सम ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ टू इंडिविजुअल वेव्स, और इसी को हम बोलते हैं क्या? सुपरपोजिशन। इसी को क्या बोलते हैं? सुपरपोजिशन। ओके, सुपरपोजिशन। तो देखिए, मान लीजिए ऐसे दो वेव आए और दोनों आपस में आकर के एक किसी पार्टिकल को इन्फ्लुएंस किए, तो जो नेट रिजल्टेंट हमें दिखेगा वो कैसा दिखेगा? एक सुपर इम्पोज्ड वेव दिखेगा। और वाई नेट का वैल्यू क्या हो जाएगा, या वाई नेट वेक्टर का वैल्यू क्या हो जाएगा? y1 वेक्टर प्लस y2 वेक्टर प्लस y3 वेक्टर एंड सो ऑन। 3 वेव है, 4 वेव है, कितने भी वेव है, सबका वेक्टर सम आपको लेना है, तब आप सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की बात कर पाएंगे। एक बार विजुअलाइज कर लेते हैं कि क्या हो रहा होगा। मान लीजिए कि दो वेव ऐसे आ रहे हैं, दोनों आपस में टकराए, आप देख सकते हैं कि किस तरह से सुपर इम्पोज हुए और क्या हुआ, उनके पीक्स का कैसे चेंज हुए। ठीक है, तो ये एक विजुअलाइजेशन है जिससे आपको एकदम क्लियर हो रहा होगा कि क्या हो रहा होगा। दो वेव ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, एक में लूप उल्टा था, क्या हुआ, तो ये विजुअलाइजेशन के लिए। अब एक क्वेश्चन को देखते हैं। क्या है क्वेश्चन? टू आइडेंटिकल पल्सेस in a stress string whose centers are initially 8 centimeters apart are moving towards each other as shown in the figure. The speed of each pulse is 2 centimeters per second. After 2 seconds, the total energy of the pulses will be. चार ऑप्शंस हैं आपके पास। ऑप्शन ए कहता है 0, ऑप्शन बी इज प्योरली काइनेटिक, ऑप्शन सी इज प्योरली पोटेंशियल एंड ऑप्शन डी इज पार्शियली काइनेटिक एंड पार्शियली पोटेंशियल। तो कौन सा ऑप्शन सही? चलिए 1 मिनट देता हूं मैं आपको इस क्वेश्चन के लिए। दो आइडेंटिकल पल्सेस हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, उनके सेंटर्स का इनिशियल जो डिस्टेंस है दे आर 8 सेंटीमीटर्स अपार्ट। सोचिए जल्दी से और सॉल्व कीजिए। एक रफ डायग्राम बनाइए, सिचुएशन को एनालाइज कीजिए और देखिए क्या हो रहा है। 2 सेकंड के बाद क्या हुआ।
सॉल्व करें। देखिए इस तरह के दो पल्सेस होंगे एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स, t इज इक्वल टू 0 ये सिचुएशन, x1 और x2 दोनों बराबर से आगे आएंगे कितने स्पीड के साथ, vt, यानी कि ये दोनों x1 बराबर x2 इज गोइंग टू बी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर आगे चलेगा, ये भी 4 सेंटीमीटर आगे चलेगा, करेक्ट, दोनों मिलेंगे। समझ में आ रही बात? क्या होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन है ना भाई, ये भी आगे बढ़ा, ये भी आगे बढ़ा, दोनों के बीच इनिशियली कितनी दूरी थी, 8 सेंटीमीटर, तो पहला वाला भी चार्ज चला, दूसरा वाला भी चार्ज चला, ये दोनों आपस में मिल गए। ठीक है, एक बात तो तय है कि जब ये मिल रहे हैं तो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा और काइनेटिक एनर्जी नॉन जीरो होगा, करेक्ट। ठीक है, ये सिचुएशन आ जाएगी, देखिए ऐसे सिचुएशन आ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी जीरो, काइनेटिक एनर्जी नॉन जीरो। टोटल एनर्जी किसके बराबर होती है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, लेकिन हमें पता है कि इस ऐसे सिचुएशन में तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो, यानी कि टोटल एनर्जी किस फॉर्म में रहेगी, इन फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि प्योरली काइनेटिक। ठीक है, तो ये सारी बातें कि हमने बेसिक समझा, वेव के इक्वेशंस को देखा, हमने और भी पैरामीटर्स देखे, हमने देखा कितने तरीके से उसको लिख सकते हैं, प्लेन प्रोग्रेसिव वेव क्या होता है और इंटरफेरेंस क्या होता है, अलग अलग पैरामीटर्स वैरी करने से क्या होता है, पावर, एवरेज पावर क्या होता है, इंटेंसिटी क्या होती है, तो ये सारी चीजें हमने रिवाइज करी। और ऑब्वियसली चूंकि वेव एक थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है तो एक सेशन में सब कुछ को इंक्लूड करना पॉसिबल नहीं है। हाँ, अगले सेशंस में हम और भी चीजें, जो बाकी चीजें रह गई है उसको और डिटेल में पढ़ेंगे, समझेंगे सुपरपोजिशन क्या होता है, कैसे होता है, कब मैक्सिमा कब मिनिमा, वो सारी कहानी आएगी आपके अगले सेशन में। तब तक के लिए मैं आपसे यही आशा और उम्मीद करता हूं कि आप इस टॉपिक को वापस से रिवाइज करके अच्छे से किसी भी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से थ्योरी पढ़ के और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके आप आएंगे, आप बिल्कुल प्रिपेयर्ड रहेंगे, ताकि जब मैं आपके सामने क्वेश्चंस को फेंकूं तो आप बहुत आसानी से उसे लपक पाएं, उसे सॉल्व कर पाएं और अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर पाएं। तो चलिए मिलते हैं फिर हम अगले सेशन में। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त मृणाल। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप थिंकिंग एंड कीप सॉल्विंग।